साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी की ये पंक्तियां, ये लाइंस हमने बचपन में, स्कूल में या कॉलेज में जरूर पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई में इन्हें समझा है और अपने जीवन में उतारा है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर पाने की या फिर खुद बेहतर हो जाने की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती है, और ये ख्वाहिश कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये ख्वाहिश हमें किस हद तक ले जा सकती है। कुछ बेहतर पाने की इच्छा, वो गुप्ता जी का बंगला या वर्मा जी की गाड़ी या शर्मा जी का बेटा, ऐसा कुछ मेरे पास भी हो, यह हमें कहां तक लेकर जा सकता है, और वो हद फिर हमें किस तरह से टेस्ट करती है, किस तरह हमारा इम्तिहान लेती है। यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की कहानी गाय डे मापुसा की टाइमलेस एपिक द नेकलेस। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी सेंट्रल कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार मेटिल्ड लॉयजल की मायूसी के डिस्क्रिप्शन के साथ। मेटिल्ड एक साधारण से परिवार में पैदा हुई एक बहुत खूबसूरत लड़की। उसके परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी क्लर्क थे और आगे चलकर उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक क्लर्क के साथ कर दी, मिस्टर लॉयजल, जो अब उसके हस्बैंड हैं। तो हम जानते हैं जैसा आज की तारीख में भी एक गवर्नमेंट क्लर्क के पास एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ऑलमोस्ट सभी कुछ होता है, लेकिन हां, बहुत ज्यादा लैविश चीजें नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ था मिस्टर लॉयजल के घर के साथ भी। उनके पास भी एक छोटा सा अच्छा सा घर था जिसमें सभी बेसिक चीजें थीं, लेकिन मेटिल्ड को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पास सभी तरह की सहूलियतें, सभी आराम होने चाहिए। वो हमेशा अपने घर में रखी चीजों को देखकर सोचती थी कि काश ये चीजें और बड़ी और बेहतर होती, ये घर और बड़ा होता, घर में सिर्फ एक नौकरानी की जगह कई सारे नौकर नौकरानी होते, कई सारी हमारी गाड़ियां होती, लेकिन ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हां, जैसा कि हमने अभी देखा कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसके पास ऑलमोस्ट सभी कुछ था, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ मैटिल्ड के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल अपनी जिंदगी से ठीक ठाक खुश थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई गम नहीं था। वो सुबह सुबह अपने दफ्तर जाते, वहां अपना काम करते, शाम को आकर घर में मैटिल्ड के साथ वक्त बिताते। लेकिन मैटिल्ड, उसे ख्वाहिश थी बहुत सारी अच्छी चीजों की, रॉयल चीजों की। तो अब एक शाम मिस्टर लॉयजल, मैटिल्ड के हस्बैंड, अपने हाथों में एक चिट्ठी लेकर बहुत खुशी से उछलते हुए घर आए और उन्होंने मैटिल्ड को बताया कि ये रॉयल पार्टी का इनविटेशन उन्हें मिला है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो बतौर क्लर्क काम करते थे, वहां के मिनिस्टर ने पर्सनली उन्हें इनवाइट किया था एक बहुत बड़ी रॉयल पार्टी में। तो जैसे ही मेटिल्ड रॉयल पार्टी की बात सुनती है, वो तुरंत रोने लगती है और उसके हस्बैंड एकदम चौंक जाते हैं कि इतनी खुशी की बात पर, जो उन्हें लगा था कि सुनकर मेटिल्ड बहुत खुश होगी, ये अचानक रोने क्यों लगी। तो वो कहती है कि तुम किस मुंह से ये इनविटेशन मेरे पास लेकर आए हो? क्या तुम्हें पता है मेरे पास पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े नहीं हैं कि मैं इतनी बड़ी रॉयल पार्टी में जाऊं जहां पर खुद एजुकेशन मिनिस्टर मौजूद होंगे। तो किसी तरह मिस्टर लॉयजल उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं, देखो तुम फिक्र मत करो, हम किसी तरह एक नई अच्छी ड्रेस तुम्हें लाकर देंगे। तो मैटिल्ड कहती है, तुम कहां से लाकर दोगे, कहां है तुम्हारे पास इतने पैसे? तो अब कुछ वक्त से मिस्टर लॉयजल अपने शिकार के इक्विपमेंट्स के लिए कुछ पैसे जमा कर रहे थे। वो हर संडे शिकार के लिए जाया करते थे, तो करीबन 400 फ्रैंक्स उनके पास थे। तो उस जमाने में, क्योंकि कहानी सन 1884 में लिखी गई थी, उस समय फ्रांस में उनकी ऑफिशियल करेंसी थी फ्रैंक, जो कि सन 2002 में आकर उन्होंने डिसॉल्व की और उन्होंने यूरो को अपनी फॉर्मल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया।
तो उस जमाने में 400 फ्रैंक एक बहुत बड़ी कीमत थी। 400 फ्रैंक हम लगा सकते हैं कि करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए आज की डेट में, इंडियन रुपी की अगर हम बात करें। तो कहते हैं कि मेरे पास करीबन 400 रुपए मैंने सेव किए हैं अपने हंटिंग इक्विपमेंट्स और गियर्स के लिए। तुम एक काम करो, तुम उन पैसों से एक अच्छी सी ड्रेस खुद के लिए खरीद लो। अब ये बात सुनते ही मेटिल्ड खुश हो जाती है, उछल पड़ती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए एक नई ड्रेस लेकर आऊंगी। और फिर 400 फ्रैंक्स का एक बहुत खूबसूरत गाउन वो अपने लिए लेकर आती है, जिसे देखकर कोई भी उसकी तारीफ करे। अब उसके हस्बैंड थोड़े से खुश होते हैं कि चलो अब हम अच्छी तरह पार्टी में जाएंगे। अब मेटिल्ड भी खुश है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन फिर अपने ऑफिस से वापस शाम को घर लौटते हैं तो फिर मेटिल्ड मायूस बैठी दिखती है। तो पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी ड्रेस भी है और पार्टी का दिन भी नजदीक आ चुका है, तुम अब क्यों इतनी उदास हो? तो कहती है कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी ड्रेस तो पहनकर चली आई, लेकिन इसके पास कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं है, ना ही इसके पास कोई अच्छा पेंडेंट है, ना इयररिंग्स है, ना कोई इस तरह की कोई भी ज्वेलरी है जिसे देखकर लोग मेरी तारीफ करें। तो तुरंत मिस्टर लॉयजल उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर यहीं पास में रहती है ना, तुम उससे जाकर क्यों नहीं बात करती? उसके पास जरूर कुछ ना कुछ अच्छी ज्वेलरीज होंगी। तो मैडम फॉरेस्टियर, पूरा नाम मैडम जीन फॉरेस्टियर, वो मेटिल्ड की पुरानी दोस्त थी और बहुत ही अच्छे घर में उनकी शादी हुई थी, बहुत रईस लोगों के बीच वो थी और बहुत ज्यादा पैसा उनके पास था। तो मेटिल्ड अक्सर उन्हें अवॉइड ही करती थी, क्योंकि उनसे मिलकर, उनसे बात करके उसे अपने कम होने का एहसास और ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब बात थी अपनी शान की, पार्टी में चमकने की, तो वो तुरंत राजी हो जाती है और अगले दिन मैडम फॉरेस्टियर के घर पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि उसे एक रॉयल पार्टी में जाने के लिए कोई अच्छी ज्वेलरी चाहिए, तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकती हैं? तो मैडम फॉरेस्टियर बहुत खुशी से उसका स्वागत करती हैं और अपने बेडरूम में ले जाकर अपने कबर्ड को खोलकर उससे कहती हैं कि लो, तुम्हें जो कुछ भी समझ में आए, पसंद आए, तुम वो अपने लिए चुन लो। अब कबर्ड में एक से एक बेहतरीन ज्वेलरी उसे दिखती है, लेकिन पहली नजर में उसे इश्क हो जाता है एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस से। एक चमचमाता बेहद खूबसूरत डायमंड नेकलेस जो वहां रखा था, वो उसे उठाती है और मैडम फॉरेस्टियर से पूछती है कि क्या मैं ये नेकलेस ले सकती हूं? और मैडम फॉरेस्टियर उसे बड़े आराम से इजाजत देती हैं कि बिल्कुल, ये नेकलेस तुम पहनो, अपनी पार्टी अटेंड करो और फिर मुझे वापस कर देना। तो बस अब आ जाती है पार्टी की शाम और उस शाम में असली रंग बिखरता है मेटिल्ड की खूबसूरती का। उसकी खूबसूरती, उस पर उसकी वो रॉयल ड्रेस और सबसे बेहतरीन वो डायमंड नेकलेस उस शाम में 4 चांद जड़ देता है। सभी लोग मेटिल्ड को देखे बिना रह नहीं पाते। उस पार्टी में हर आदमी चाहता है कि किसी तरह उसका इंट्रोडक्शन मेटिल्ड से हो जाए, किसी तरह उसे उसके साथ डांस करने का मौका मिल जाए। और पार्टी के अंत तक खुद एजुकेशन मिनिस्टर भी मेटिल्ड के साथ डांस करते हैं। तो उस रात मेटिल्ड की चमक के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है और उस रात मेटिल्ड अपने 7वें आसमान पर होती है। मानो पूरी दुनिया उसे अपने सामने बिल्कुल कम, बिल्कुल फीकी नजर आ रही होती है। लेकिन हर रात की तरह इस रात की भी सुबह आती है। धीरे धीरे रात ढलने लगती है, लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं और करीबन सुबह के 4 बजे मेटिल्ड और उसके हस्बैंड पार्टी से निकलकर अपने घर रवाना होते हैं। वो एक बहुत ही मामूली सी और सस्ती सी कैब में बैठते हैं, सबसे छुप छुपाकर, ताकि कोई उन्हें देख ना ले, और फिर वो अपने घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही मेटिल्ड के पति बिस्तर पर निढाल हो जाते हैं क्योंकि वो बुरी तरह से थके हुए थे। लेकिन मेटिल्ड वो एक बार फिर खुद को आईने के सामने जाकर देखती है और देखती है कि आज की रात जितनी खूबसूरत रात शायद ही कभी उसके जीवन में आई थी। और अचानक उसे आईने में नजर आता है कि उसके गले में वो डायमंड नेकलेस नहीं है। वो अपना कोट उठाकर देखती है कि कहीं उसमें तो नेकलेस नहीं है, लेकिन उसे नेकलेस वहां नहीं मिलता। फिर वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पर देखती है, वहां भी उसे नेकलेस नहीं मिलता और तुरंत उसकी चीख निकल जाती है। उसके हस्बैंड अचानक से उठते हैं कि क्या हुआ, वो अचानक से इतनी परेशान होकर चीख क्यों रही है? तो बताती है कि मेरा नेकलेस खो गया है, वो डायमंड नेकलेस अब खो गया है।
उसके पति के अंदर जितनी भी थकान थी या उस रात की ड्रिंक्स का जितना भी नशा था, वो उस एक स्टेटमेंट से पूरी तरह खत्म हो गया। वो नेकलेस खो गया है। वो तुरंत कोट पहनकर वापस पार्टी की जगह पर जाते हैं। हर कोना, हर एक चप्पा छानते हैं। जिस रास्ते से वो निकले होते हैं वहां पर ढूंढते हैं कि कहीं वो नेकलेस मिल जाए, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिलता। सुबह हो जाती है। वो जगह जगह जाकर पता करते हैं कि कहीं किसी ने एक डायमंड नेकलेस देखा, कहीं किसी ने ऐसा कोई नेकलेस पाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। और फाइनली वो पुलिस स्टेशन जाकर नेकलेस चोरी हो जाने की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। थके हारे शाम को घर वापस लौटते हैं और मैटिल्ड से कहते हैं कि अब वो जाकर मैडम फॉरेस्टर अपनी दोस्त से कहे कि उसे 1 हफ्ता लगेगा कम से कम नेकलेस वापस करने में, ताकि हम किसी तरह उस नेकलेस का रिप्लेसमेंट, कोई दूसरा नेकलेस हम लाकर उन्हें दे पाए। और बस अब यहां से शुरू होती है मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल की फजीहत। वो शहर भर में एक एक ज्वेलरी शॉप में जाकर ढूंढते हैं कि कहीं बिल्कुल वैसा ही नेकलेस उन्हें फिर मिल जाए, लेकिन ऐसा नेकलेस उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो मारे मारे फिर रहे होते हैं कि अचानक एक दुकान पर उन्हें ऐसा नेकलेस दिखता है, बिल्कुल वैसा ही डायमंड नेकलेस। उसकी कीमत पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी कीमत है 40,000 फ्रैंक्स। 40,000 फ्रैंक्स, आप समझिए कि उस वक्त के 400 फ्रैंक आज की तारीख में हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए हैं। तो 40,000 फ्रैंक मतलब 2 से 2.5 करोड़ की कीमत का वो हार। वो उस दुकान के मालिक से कहते हैं कि वो उस हार को संभाल कर रखे, अगर कुछ दिनों में उन्हें ऐसा एक हार जो खो गया है नहीं वापस मिला तो फिर वो इसी हार को खरीद कर ले जाएंगे। करीबन 3-4 दिन और ढूंढने के बाद वो ये बात मान लेते हैं कि अब उन्हें मैडम फॉरेस्टियर का वो हार वापस नहीं मिलेगा। और बस अब मिस्टर लॉइजल अपने पिता की वसीयत से मिले हुए 18,000 फ्रैंक्स अपने बैंक से विड्रॉ करते हैं। कई सारी जगहों से छोटे छोटे लोन्स, छोटे छोटे उधार लेते हैं और किसी तरह 36,000 फ्रैंक्स जमा करके डिस्काउंटेड रेट पर वो 40,000 फ्रैंक्स का हार खरीद लेते हैं। अगले ही दिन मैटिल्ड वो हार मैडम फॉरेस्टर को वापस करती है और बस यहां से शुरू होती है उनकी जिंदगी की असली जद्दोजहद। वो अपने घर को बेचकर एक बहुत छोटे से एक कमरे के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी सर्वेंट को नौकरी से निकाल देते हैं, तो अब मैटिल्ड घर का सारा काम संभालती है। झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ अब खुद उसे अपने हाथों से करना पड़ता है। मिस्टर लॉइजल, उसके पति, वो दिन में, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट क्लर्क थे, अपनी नौकरी करते हैं। नौकरी के बाद एक लोकल बिजनेसमैन के यहां बतौर अकाउंटेंट काम करते हैं और फिर रात में एक टाइपिस्ट के तौर पर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, ताकि किसी तरह ये इतना बड़ा उधार जो उनके सर पर आया है उसे किसी तरह से चुकाया जा सके। और ये जीवन चलता है करीबन 10 साल। उन दोनों को मिलकर 10 साल लग जाते हैं वो सारा उधार चुकाने में। और 10 साल बाद फाइनली वो सभी लोन्स, सभी उधारों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हां, इन 10 सालों में उनके चेहरे पर से वो रौनक, उनकी जिंदगी में से वो खुशी, वो उम्मीद सब खत्म हो जाती है। मैटिल्ड उन 10 सालों में मानो 20-25 साल ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता ये वही औरत है जिसके सामने उस रात, उस रॉयल पार्टी की रात, सब कुछ फीका लग रहा था। तो एक दिन जब मैटिल्ड बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए पहुंचती है, वहां उसे मैडम फॉरेस्टर नजर आती है अपने बच्चे के साथ। वो दूर से उन्हें पहचान जाती है। वो अपना बैग लेकर उनके पास पहुंचती है और पीछे से उनके कंधे पर टैप करती है। मैडम फॉरेस्टर मैटिल्ड को पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत उम्र दराज दिखने लगी थी। तो उससे पूछती हैं कि क्या मैं आपको जानती हूं? तो मैटिल्ड उनसे कहती है कि आप ध्यान से देखें तो मैं मैटिल्ड लॉइजल हूं, आपकी पुरानी दोस्त। मैडम फॉरेस्टर हैरान रह जाती हैं।
वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम अचानक से ऐसी क्यों दिखने लगी हो? तो मैटिल्ड उनसे कहती है कि इसकी वजह आप ही हैं। आपकी वजह से हमने पिछले 10 सालों में जो दुख सहे हैं उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मैडम फॉरेस्टर हैरान रह जाती हैं कि ऐसे अचानक ये मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही है। तो पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो मैटिल्ड, मैंने ऐसा क्या किया? तो मैटिल्ड उनसे कहती है कि आपको याद है उस रॉयल पार्टी में जाने के लिए मैंने आपसे आपका हार लिया था? वो कहती है हाँ बिल्कुल याद है, अभी भी वो हार मेरे पास है। वो कहती नहीं, आपके पास वो हार नहीं है जो मैंने आपसे लिया था। जो हार मैंने आपसे लिया था वो उसी रात खो गया था और फिर उसे रिप्लेस करके हमने 36,000 फ्रैंक का एक नया हार लिया और वो आपको वापस किया। और इस बड़ी रकम को चुकाने के लिए हमारे 10 साल गुजर गए और हम, अब ये अच्छी बात है कि अब हम अपने सारे उधारों से, सभी लोन से अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। मैडम फॉरेस्टर आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रहती हैं, फिर धीरे से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैटिल्ड मुझे नहीं पता मैं तुमसे इस वक्त क्या कहूं, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूं कि वो हार जो तुमने मुझसे लिया था वो आर्टिफिशियल नेकलेस था, एक नकली हार। उसके हीरे असली नहीं थे और उसकी कीमत मुश्किल से मुश्किल 500 फ्रैंक्स रही होगी। मैटिल्ड की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन अब पिछले 10 सालों के दुखों पर और अपनी उन अंतहीन ख्वाहिशों पर पछताने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचता। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, सबका खुशी से फासला बस एक कदम है, हर घर में सिर्फ एक ही कमरा कम है। ख्वाहिशें हम सभी के अंदर हैं, कुछ बेहतर पाने की, बेहतर हो जाने की, बेहतर जिंदगी की, लेकिन उन ख्वाहिशों के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, सवाल यही है। आज से कल में प्रोग्रेस करना नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन आज से सीधा अगले साल में प्रोग्रेस कर जाना या रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद करना, यह गलत है। और यही गलत जन्म देता है ईर्ष्या को, अपराध को और हमारे आसपास की नेगेटिविटी को। इस कहानी के लेखक गाय डी मापुसा ना ही सिर्फ अपने वक्त के बल्कि आज तक के साहित्यिक इतिहास के सबसे काबिल शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है। उनकी पहली कहानी द डम्पलिंग सन 1882 में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, जिसने उन्हें अपनी पहली कहानी के साथ ही एक बड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर एस्टैब्लिश कर दिया था। यह कहानी जो अभी हमने सुनी, द नेकलेस, सन 1884 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी और इसे बहुत बड़े बड़े लेखकों ने अपने स्टाइल से, अपने तरीके से अडैप्ट किया और बाद में पब्लिश किया। दिग्गज लेखक समरसेट मॉम ने इसे अपनी कहानी मिस्टर नो ऑल में अडैप्ट किया, तो हमारे अपने मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी कौशल में इसी कहानी को अडैप्ट किया। और दूरदर्शन ने सन 1986 में अपनी बहुचर्चित सीरीज कथा सागर में द नेकलेस को अडैप्ट किया था, जिसे आप YouTube पर भी देख सकते हैं। यूं तो गाय डी मापुसा का निधन 43 साल की उम्र में ही हो गया था, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने इस दुनिया को एक से एक बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज दी और लियो टॉल्स्टॉय और फ्रेडरिक नीत्शे जैसी महान हस्तियों को प्रभावित किया। फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि एक महान और प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि ऐसे बहुत कम लोग उन्होंने जीवन में देखे हैं जिन्होंने बिना साइकोलॉजी या फिलॉसफी की फॉर्मल एजुकेशन के ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतने बेहतरीन तरीके से समझा है। और गाय डी मापुसा ऐसे ही व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए।
आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।